Assalamu alaikum class. This is our lecture number 8, class 5 science, chapter number 2, microorganisms, health and diseases. Today's diary. So class आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास वर्क में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे पेज नंबर 12 की और 13 हाफ हम आज पढ़ेंगे। और होमवर्क में हम लोगों ने लर्न करना है इस क्लास वर्क को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप लोगों की ऑब्जेक्टिव जो है वो चैप्टर में से बनती है। तो क्लास हमारा जब शुरू होता है हमारा लेक्चर, तो क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारी क्योंकि थ्योरी है तो पेज नंबर आप 12 ओपन कर लीजिए बुक का। उसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अब इस जो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम उसको अपनी आम आंख से नहीं देख सकते तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए? हाउ कैन वी सी देम? सो सिंपल सा आंसर है इसका कि हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं इसके लिए। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ वेयर आर दे फाउंड? ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, ज़मीन, हवा, पानी, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि एट वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो ये हमारी गलती है, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो थर्मोफाइल्स हैं जो रहते ही हाई टेम्परेचर पर हैं, और इसी तरह बहुत से ऐसे हैं जो बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर, बहुत ही फ्रीजिंग पॉइंट पर रहते हैं। तो हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बट वैरायटी और स्पीशीज़ इनकी, कैटेगरीज इनकी डिफरेंट हो जाती हैं। देन आपकी बुक के अंदर कहा गया है कि हम नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जर्म्स भी कहते हैं अपने आम अल्फाज में। और ना आपके एक पर्पल सा बॉक्स बना हुआ डू यू नो में, उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऐसी ब्रांच, वो मेजर जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और जो इस बंदा माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ता है उसे हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। सो क्लास ये जो डायग्राम है ये है माइक्रोस्कोप की, और ये बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप वो होती है जिसके अंदर हम सनलाइट की लाइट को यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकली अगर कोई बल्ब फिट हुआ हो तो उसकी लाइट को यूज़ करते हैं। एंड दीज आर द काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें जहाँ वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह शामिल हैं, वो मिक्स्ड हैं। अब हम इसकी कैटेगरीज जो हैं वो पढ़ेंगे आगे। ऑफ ऑर्गेनिजम्स, काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली 4 मेन काइंड्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और उन 4 मेन काइंड्स में नंबर 1 इज़ वायरसेस, नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्रोटोजोआ। तो ये 4 काइंड्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। और वायरसेस में तो आजकल द टॉप वन इज़ कोरोना वायरस की मैं एग्जांपल दे सकती हूँ बहुत इजीली। बैक्टीरिया में बहुत सारे से इन्फ्लुएंजा, जैसे कि हम टाइफाइड फीवर हो जाता है लोगों को, और डिफरेंट तरह की डिज़ीज़ होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी। तो बैक्टीरिया भी डिज़ीज़ कॉज करता है। फंजाई जो बेसिकली हम फंगस लग जाती है ऑन द ब्रेड और किसी भी मीठे पर। सो अब हम नेक्स्ट कैटेगरीज में इसके बारे में पढ़ते हैं। सो
डिफरेंस ये आपको ऑरेंज बॉक्स बना हुआ है काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिल्कुल सामने ऑरेंज बॉक्स है एक जिसमें डिफरेंस दिया गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। तो सबसे पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक वो जो एक सेल से बनते हैं और एक वो जो 2 या उससे ट्रिलियन मिलियन सेल से मिलकर बनते हैं। सो यूनिसेलुलर यानी यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं हम इन्हें। और यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेसिकली माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्योंकि एक सिंगल सेल हमें नज़र नहीं आता। और ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, यानी कि अब हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो ज़िंदा चीज़ें हैं, ऐसे एनिमल्स या इंसान या प्लांट्स जो हम देख सकते हैं, वो भी सब सेल्स के मिलकर बने होते हैं और उसमें मिलियंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस सेल्स मौजूद होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे अब आप ये देख रहे हैं कि सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर, कुछ इन्होंने दिए हैं जिसमें पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ये सारी एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे बढ़कर हम इंसान, और इंसान में ये डिफरेंट काइंड ऑफ उन्होंने सेल्स दिखा दिए, बोन सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, एंड डिफरेंट कैटेगरी है, ब्लड सेल्स, लंग्स के जो सेल्स होते हैं, लीवर के सेल्स होते हैं, किडनी के सेल्स होते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी जो हमें मिलकर एक इंसान बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ वायरसेस जो है ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और वायरसेस ग्रो तो ये बेसिकली इनका बढ़ना और इनका मल्टीप्लाई करना ये एक कम्प्लेक्स सा इनका प्रोसीजर होता है क्योंकि ये जब इनकी ये एक ऐसी स्टेट में होते हैं कि जब तक ये अपनी फेवरेबल क्लाइमेट इनको कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, एक ऐसी कंडीशन जिसमें ये बहुत ही आसानी से ग्रो भी कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, तब तक ये नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि ज़िंदा ही नहीं होते। और जब इनको इनकी फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होती है, एक ऐसी जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर है अगर या एड्स, दोनों बीमारियां ऐसी हैं कि इसमें अगर आप देखें कि कैंसर को मैं देखती हूँ, कैंसर की डिज़ीज़ जो है उसका अब तक परमानेंट जो कहें कि मेडिसिन कोई सोल्यूशन ऐसा जो परमानेंट हो वो नहीं मिला। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है वायरस की अपनी क्या एनाटमी, वो किस तरह से उसकी एनाटमी और वो किस तरह काम करता है। तो वायरसेस, ये जो कैंसर का वायरस है ये हम सिर्फ इंसानों में एक्टिवेट होता है और जब ये और वो भी तब जब इंसान ज़िंदा होता है, जब उसके ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, तब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर और रेप्लिकेट होता है और अपने आप को बढ़ाता है, अपनी तादाद को, वहाँ पे सर्वाइव करता है, ग्रो करता है। तो ये सिर्फ लिविंग सेल्स में मौजूद होता है। यही कैंसर का सेल आप मंकीज़ में डाल दें या किसी और एनिमल में डाल दें जो इसके लिए फेवरेबल नहीं होगा, ये वहाँ पर एज अ नॉन लिविंग पार्टिकल रहेगा। तो ये एक इसकी बहुत ही डिफ़िकल्ट सी इसकी एक अपनी एक मॉर्फोलॉजी है जिसकी वजह से इसको स्टडी करना और भी टफ हो जाता है। और दैट्स वाई अभी कोरोना की जो वैक्सीन है वो तैयार नहीं हो सकी क्योंकि वायरसेस जो बेसिकली इसका मसला ये होता है कि ये जहाँ पर एक्टिवेट होता है बस उसी जगह पर, अगर ये इंसानों के अंदर आकर एक्टिवेट हो रहा है तो ये सिर्फ इंसानों में ही एक्टिवेट रहेगा। और फिर उसको, क्योंकि जब भी कोई मेडिसिन बनानी है वो जानदार ज़िंदा चाहिए और उस जानदार को वो अवेलेबल होगा तो आगे बनेगी। तो जब ये नहीं होता, जब इस तरह वायरसेस का होता है तो बेसिकली पेशेंट्स जो सरवाइव कर जाते हैं, जो रह जाते हैं ज़िंदा, वो उनकी ब्लड्स के लिए उनके ब्लड के फिर सैंपल्स लिए जाते हैं क्योंकि ब्लड में एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं। एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो हमारे अंदर किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ती हैं। तो जो किसी भी वायरस से सेहतियाब होते हैं उनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, या किसी भी बीमारी से भी सेहतियाब होंगे तो उनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी।
वो एंटीबॉडीज़ को फिर यूज़ किया जाता है और उसके नतीजे में वैक्सीन्स को तैयार किया जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि कोरोना बिल्कुल एक नया वायरस है और एक पेंडेमिक था जो बहुत ही तेज़ी से फैला, तो इसकी एक प्रॉपर वैक्सीन में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। सो अब ऐसा भी नहीं है कि ये बीमारी है ही नहीं, बीमारी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं है इतनी। ऑफ कोर्स भी हम मुस्लिम्स हैं और हम बहुत ध्यान रखते हैं अपने खाने पीने। अल्लाह ने हमारे खाने पीने को इतना रिड्यूस कर दिया, इतनी चीज़ों में रिड्यूस कर दिया कि हम लोगों को इतना इशू ही नहीं होता। ओके क्लास, देन दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कैन कॉज मेनी। और ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ इंसानों को ही कर रहे हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। मैं बस अगर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं वो हमें भी नुकसान पहुंचाएं। सो ये डिपेंड कर रहा है कि उनको कैसी इन्वायरमेंट पसंद है। अच्छा जी, कुछ वायरसेस की अगर हम एग्जांपल्स देखें जो कॉज करते, वायरसेस कॉज करते हैं, जो डिजीज़ कॉज करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लुएंज़ा है। इन्फ्लुएंज़ा यानी कि फ़्लू जो नॉर्मली लोगों को हो जाता है और जो उसमें जो म्यूकस होता है नोज़ से सिक्रीट होता है वो बहुत ही थिन होता है, इन्फ्लुएंज़ा। और देन चिकन पॉक्स जो अमूमन हर बंदे को होते हैं इन हिज लाइफ एटम्स एक दफ़ा ज़रूर होंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होता है इनका होना, क्योंकि इसके बाद हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और कभी भी ये वायरस हम पर दोबारा अटैक नहीं कर पाता। देन कोल्ड, हमें ज़ुकाम वगैरह तो होता रहता है। मीज़ल्स, खसरा जो बहुत ही छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, एंड ये जैसे आई रैशेज़ होते हैं वैसे खसरा के छोटे छोटे दाने होते हैं जो फुल बॉडी भर जाती है उससे। देन मम्प्स, किन फीर, इट्स रियली डिफ़िकल्ट एंड टर्म फॉर किड्स ऑल्सो। तो किन फीर जो है इसको उर्दू में कहा जाता है और इंग्लिश में से मम्प्स कहा जाता है। एंड देन हेपेटाइटिस। तो मम्प्स के बारे में आपको बताऊंगी। मम्प्स बेसिकली क्या होती है कि स्वेलिंग हो जाती है इन द एरिया ऑफ द नेक जस्ट बिलो आवर जॉ लाइन। यहाँ से स्वेलिंग स्टार्ट होती है और ये स्वेलिंग जो है ये अंडर द जॉज और जो हमारे सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो थूक प्रोड्यूस करते हैं उनको भी स्टिफेंड कर देते हैं। फिर वहाँ से ये कान की दर्द तक और कान की दर्द से दांतों की और फिर दिमाग सर की दर्द तक ये पहुँचते हैं। तो अब ये बेसिकली कॉज क्या करता है मम, अगर इसको सही तरह और नहीं लिया गया और सोचा कि यार ये हो जाएगा ठीक, तो ये क्या क्या कर सकते हैं। डेफनेस, आप बहरे हो सकते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है ये हम आगे पढ़ लेंगे क्या होता है जी। स्वोलन टेस्टिकल्स और ओवरीज जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो स्वेल हो सकते हैं। इसके डेथ इन सम केसेस, और अगर ये बहुत ख़तरनाक तरीके से फैल गई है बॉडी में तो डेथ भी अकर हो सकती है। इफ़ अ मेल हु इज़ पास्ट एक्वायर्ड ओके क्लास। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितना ज़्यादा आपने इसको सीरियस नहीं लिया। अगर आप इसको टाइमली कर लो तो ये ठीक भी हो जाएगी, और अगर आप इसको टाइम से नहीं लेते क्योंकि ये एक वायरस से हो रही है तो वायरस हमेशा मल्टीप्लाई करता है। तो एक सिंपल अगर फ्लू भी है और वो बिगड़ गया है तो ये डेथली कॉज हो सकती है इसके लिए। नाउ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं और जितने भी हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे आप अब पढ़ोगे या अपने आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे वो सब यूनिसेलुलर ही होंगे। रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं। कहा जाता है जी बैक्टीरिया की मल्टीप्लाई रेंज एक तो एक्सपोनेंशियल होती है, यानी कि ये अब 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, यानी कि ये इस तरह डिवाइड करते हैं, डबल होते हैं। और जैसे जैसे बहुत, और 20 जो मिनिमम रेट देखा गया कि 20 मिनट्स में ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं। अगर एक बैक्टीरिया था वो 2 हो गए, 2 थे 4 हो गए, 4 थे 8 हो गए, तो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इनकी बेसिकली शेप्स 3 बेसिक शेप्स आपकी बुक में दी गई हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दिए गए हैं।
जिनमें सिलेंडर शेप्स हैं, सर्कल बने हुए हैं और स्पिरल शेप दी हुई है आपको। देन अगर मैं आपको इनके नाम बताऊं तो इसका जो स्पिरल शेप मैंने बोला है वो स्पिरल बैक्टीरिया कोकस बैसिलस होता है। ये जो कैप्सूल शेप है ये बैसिलस है, देन कोकस एंड दिस वन इज स्पिरल शेप बैक्टीरिया। सो अच्छा क्लास, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेज डिजीज़। हाँ जी, ये डिजीज़ कॉज करता है टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, निमोनिया एंड ETC बहुत सारी हो रहे हैं। सबसे पहले टाइफाइड की बात कर लेते हैं। टाइफाइड बेसिकली एक बैक्टीरिया जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये अगर हमारी बॉडी के अंदर अव्वल तो जितनी इम्यूनिटी होती है हमारे अंदर उतने हमारी एंटीबॉडीज़ लड़ लेती हैं, हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ लड़ती हैं। लेकिन टाइफाइड के जो है वो बेसिकली गंदा पानी पीने से होता है। जब जो बैक्टीरिया है टाइफा, उसका स्पीशी नेम है, वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है और जब वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है तो आपकी बॉडी के इतनी अब बॉडी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं रहती कि वो उसके ख़िलाफ़ कोई मज़म्मत कर सके। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं और ये बीमारी बहुत लंबी भी चल सकती है अगर ये बिगड़ जाए और ख़तरनाक भी हो सकती है। मेनिंजाइटिस बेसिकली जो हर हमारा ऑर्गन अल्लाह ताला ने किसी ना किसी मेम्ब्रेन के अंदर, किसी ना किसी पाउच के अंदर बंद करके रखा ताकि वो बेहतरीन तरह से प्रोटेक्टिव रह सके। इसी तरह हमारी ब्रेन स्कल के अलावा उसके वो एक मेम्ब्रेन में लिपटी हुई होती है और उस मेम्ब्रेन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस उस लेयर को, उस मेम्ब्रेन को हम मेनिंजीज कहते हैं। और मेनिंजीज जब वो मेम्ब्रेन स्वेल हो जाती है किसी वजह से, किसी भी वजह से वो स्वेल हो जाती है, तो जो उस टाइम इन्फ्लेमेशन और जो भी कंडीशन होती है उसकी बच्चे की आँख, उस बड़े की ब्रेन में, उस पर्सन की ब्रेन में, उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस इज़ अ डिज़ीज़ जो बेसिकली हो रही है ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ द मेनिंजेस, जो बेसिकली मेम्ब्रेन है ब्रेन की। सो देन हमारा है निमोनिया। निमोनिया लंग्स के अंदर, कफिंग, सिंपल कफिंग, अगर आप उसको खांसी को सही तरह से नहीं लेते हो और समझते हैं कि ठीक हो जाएगी लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, मुसलसल बिगड़ती जा रही है, तो वो निमोनिया कॉज कर सकती है। और डबल निमोनिया, जो डबल निमोनिया होता है, सेकेंड अटैक जो होता है निमोनिया का, वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। एंड दीज आर द लॉट ऑफ बैक्टीरिया जो बेसिकली बैसिलस है। देन हाँ जी, तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा आया होगा। अच्छा, एक पॉइंट रह गया हमारा बताने का बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया सारे जो हैं वो ख़तरनाक नहीं होते। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद भी होते हैं। जैसे कि योगर्ट, जब दही वगैरह बनाते हैं हम तो उसके अंदर बैक्टीरिया यूज़ होता है दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह जब हम चीज़ बनाते हैं, बटर बनाते हैं, तो उसके लिए भी बैक्टीरिया यूज़ हो रहा होता है। अदर देन दिस हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डाइजेशन हो रही होती है उसमें बहुत से काम जो है वो बैक्टीरिया कर रहे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जब तक वो सिक्रीशंस नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो इंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तो वो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अदर देन दिस हमारे माउथ में, हमारे सलाइवा में मिलियंस ऑफ जो हैं बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो बेसिकली हमारे लिए फेवरेबल हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर जो सलाइवा है वो उसको, हमारी फूड को डिज़ोल्व करता है अच्छी तरीके से, और फिर वो जब हमारे गले से सीधा उसने हमारे स्टमक में जाना होता है तो वो दर्द नहीं देती। सो क्लास, होप सो आपको समझ आया होगा। और ये छोड़ने के लिए जो है ये सॉरी, क्योंकि मेरे ध्यान में नहीं रहा ये वाला पॉइंट, बट इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट्स थे। थैंक यू।